हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जियोलॉजी ट्यूटर याशना मैम। आज हम लोग यूनिट सेकंड के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं, या फिर कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चन भी हैं जो हम अपनी तरफ से मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो हम जो है डाले हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहेगी, आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। देखिए, इस यूनिट में हम लोग ट्रांसलेशन को पढ़े हैं, तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन हमें आई होप सबको पता होगा क्या है। ट्रांसलेशन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है, राइबोसोम्स कैसे अलग होते हैं, किस तरह से जो ट्रांसलेशन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि सिमिलर हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, किस तरह से प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है वो डिफरेंट होता है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं। तो जो भी स्टूडेंट सारे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से नोट्स बनाया होगा, उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में पढ़े थे, और जेनेटिक कोड के बारे में ये चीजें पढ़े थे कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, नॉन फॉर्मालेस होते हैं, ठीक है, और जो है ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। तो उसमें हम लोग जेनेटिक कोड्स को पढ़े थे कि 64 जो है वो कोड्स होते हैं, मतलब या कोडॉन्स होते हैं। उसमें से 3 ऐसे कोडॉन होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं। अब देखिए क्या है कि एक कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है, और 64 जो कोडॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें से 3 ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो कि किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं टर्मिनेशन के प्रोसेस में। कि जब जो आरएनए है वो एमआरएनए सॉरी जो राइबोसोम है जो कि एमआरएनए में मूव हो रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है, जब वो देखता है कि अच्छा स्टॉप कोडॉन आ गया है, मतलब इलॉन्गेशन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन की, वो स्टॉप हो जाएगी और टर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रोल होता है स्टॉप कोडॉन्स का। तो जो इंट्रोडक्शन था हम आपको दे दिए स्टॉप कोडॉन्स के बारे में। अब स्टॉप कोडॉन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट आर स्टॉप कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एस होगा, इसे आप लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। तो ये जो है क्या है, स्टॉप कोडॉन्स क्या होते हैं। स्टॉप कोडॉन्स ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड के मिलकर के बने हुए होते हैं। जितने भी कोडॉन्स होंगे, चाहे वो स्टार्ट कोडॉन हो, चाहे वो स्टॉप कोडॉन हो, या फिर कोई नॉर्मल कोडॉन हो जो कि किस चीज को, किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, सारे के सारे ही ट्रिपलेट होते हैं। तो स्टॉप कोडॉन भी क्या होगा, सीक्वेंस होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, और ये जो है डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, और ये मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होंगे। और ये क्या करता है कि ये सिग्नल देता है कि जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की वो हॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, हॉल्ट मतलब रुक जाना। जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, मतलब जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये काम होता है स्टॉप कोडॉन का। ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जो कि ट्रिपलेट होते हैं नंबरिंग में, और ये क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, उसको रोकने का काम, उसको स्टॉप करने का काम, प्रोटीन सिंथेसिस को जो है उसको स्टॉप करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट करिए।
ये चीज हो गया। अब देखिए, नेम द स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स जो है उनका क्या नाम है, मतलब कौन कौन से जो कोडॉन्स हैं वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। तो 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं और उनका क्या नाम है, ये है UAG, UAA एंड UGA। तो ये जो है 3 नंबरिंग है किस चीज का, स्टॉप कोडॉन्स का। तो स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से हैं, UAG है, UAA है एंड UGA है। तो ये सारे के सारे जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो है पॉलीपेप्टाइड चेन को, जो कि ट्रांसलेशन में इलोंगेट हो रही है, इस चीज की सिंथेसिस को रोक देते हैं। मतलब ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करने का काम ये करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपके यूनिवर्सिटीज में पूछे जा रहे हैं तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, या तो ये पूछेगा कि व्हाट आर द स्टॉप कोडॉन्स, और उसमें ढेर सारे सीक्वेंसेस रहेंगे, जो सही होगा वो जो है पूछा जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यूएजी दिया रहेगा और उसमें ढेर सारे ऑप्शंस रहेंगे कि मान लीजिए यूएजी जो है वो क्या है, स्टॉप कोडॉन है या स्टार्ट कोडॉन है, या फिर किसी अमीनो एसिड को लिख देगा और उसको कहेगा कि एक्सपोर्ट दिस अमीनो एसिड। तो ये चीजें अगर आपको याद है कि UAG, UAA एंड UGA स्टॉप कोडॉन्स हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ये कोडॉन जो है वो टर्मिनेशन का काम करेगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लीजिए एग्जामिनेशन में UGA लिखा है और कहेगा कि व्हाट इज इट्स फंक्शन, ढेर सारे ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे कि टर्मिनेशन, इलॉन्गेशन, प्री इनिशिएशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या फिर इनिशिएशन प्रोसेस। तो आपको पता है कि ये UGA क्या है, ये स्टॉप कोडॉन है। तो ये किस चीज के लिए हेल्पफुल होगा, टर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का जो है डायग्राम ड्रॉ करना है। तो टीआरएनए क्या होता है, ये इसका 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड पर CAA सीक्वेंस जो है होता है। ये क्या हो गया, ये इसका वेरिएबल वेरिएबल आर्म हो गया। ये हो गया क्या, एंटी कोडॉन लूप या एंटी कोडॉन आर्म, जिसे लूप नंबर, ये इसका एंटी कोडॉन लूप या लूप नंबर, लूप सेकंड कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये डी आर्म और ये T5C आर्म। तो ये क्या हो गया, ये डायग्राम हो गया किस चीज का, टीआरएनए का। टीआरएनए किस चीज में हेल्पफुल होता है, टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड को कैरी करके लाता है, और इन जो अमीनो एसिड्स हैं इनको एमआरएनए तक लाने का काम जो है वो टीआरएनए का होता है। मतलब एमआरएनए पे जो कोडॉन्स प्रेजेंट है उनको रीड करना और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को लाना, और जिस अमीनो एसिड को ये लाते हैं वो जो है ये इसी कोडॉन के हिसाब से होता है, और यहाँ पे जो है इसके 3 एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए।
ये डायग्राम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं कि अब देखिए जैसे जो वेरी शॉर्ट आंसर होता है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, 2 से लेके 3 लाइन जो है वो सफिशिएंट होता है और जितने वर्ड्स लिमिट दिए हैं उतने में आपको लिखना होता है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होता है, इसको ना तो बहुत ज्यादा इलोंगेट करके लिखना होगा और ना ही बहुत ज्यादा शॉर्ट, जितना वर्ड लिमिट दिया है उतना जो है आपको लिखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इतना ज्यादा इलोंगेट करके लिख देते हैं, इतना ज्यादा लंबा लिख देते हैं कि कितना भी आप लिख दीजिए जितने नंबर का है उतना ही नंबर मिलेगा ना। फिर क्या होता है अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय दे देंगे तो आपके लिए क्या होगा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में समय जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए एग्जाम में कभी भी जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया कीजिए, जितने वर्ड्स दिए गए हैं मेंशन है कि इतने वर्ड लिमिट्स होने चाहिए उतना लिखिए और सफिशिएंट जो है कंटेंट लिखा करिए। चलिए अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? तो आप चाहें तो अपने आंसर्स पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बस आपका जो पॉइंट है वो आपका जो कंटेंट है वो जो है एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड की अगर बात की जाए तो जेनेटिक कोड जो है ये जो है सीक्वेंस होता है किस चीज का, न्यूक्लियोटाइड्स का। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये पर्टिकुलर होते हैं फॉर अमीनो एसिड, फॉर कोडिंग ऑफ अमीनो एसिड। मतलब जो जेनेटिक कोड है ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं और इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होता है। ये एक जेनेटिक कोड किसी एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके कोड के लिए। ठीक है, अब देखिए जो जेनेटिक कोड होता है ये सेट ऑफ रूल्स होता है जिसकी वजह से ये पता चलता है, ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर ये ट्रांसलेट हो रहा है तो ये किस तरह के प्रोटीन्स जो है वो बनाएगा। मतलब जो इंफॉर्मेशन है जो कि डीएनए से लेकर के आरएनए और फिर प्रोटीन तक पहुंच रही है, ये इंफॉर्मेशन के जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जो डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उसके कंप्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। आरएनए का क्या होगा, ये कोड्स प्रेजेंट होंगे, ये कोड्स किसी ना किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे और ये जो कोड्स हैं प्रेजेंट आरएनए के ऊपर, एमआरएनए के ऊपर, ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह के जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका जो अमीनो एसिड है वो डिसाइड कर रहा है कि किस तरह से जो एमआरएनए है उनके जो कोड्स प्रेजेंट है या जो कोडॉन्स प्रेजेंट है वो किस सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना एक इंफॉर्मेशन होता है कि किस तरह से कोडॉन प्रेजेंट है एमआरएनए पे, उस हिसाब से प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होंगे। अगर म्यूटेशन आया तो क्या होगा, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। अब देखिए ये जो टर्म होता है जेनेटिक कोड ये कौन दिया है, ये दिया गया है जॉर्ज गैमोर द्वारा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी पूछ देता है कि एक्सप्लेन जेनेटिक कोड एंड हु हैज गिवन दिस टर्म, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो जॉर्ज गैमोर है वो किस चीज का दिए थे, मतलब किस वर्ड को दिए थे, तो वो हो सकता है जेनेटिक कोड। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि genetic code was given by, this term was given by, तो this term was given by George Gamow। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक कोड, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर इसके डिस्कवरी के बारे में बात की जाए तो किस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो इनकोडेड रहते हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है ये डीएनए से पता चलता है। और जब डीएनए का स्ट्रक्चर कब डिस्कवर किया गया था, वॉटसन एंड क्रिक द्वारा डिस्कवर किया गया था डबल हेलिकल मॉडल में। तो ये चीज पता लगने लगी कि किस तरह से जो है जेनेटिक कोड अब क्या है, प्रोटीन्स जो है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन्स जो है वो कैसे बनते हैं।
तो जब डीएनए की डिस्कवरी हो गई थी तो उसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड है उनके सीक्वेंसेस और उनके जो है अरेंजमेंट इन सब चीजों के बारे में डिस्कवर कर रहे थे और उसी समय पे जो जेनेटिक कोड है वो डिस्कवर हुआ और इसमें पता क्या चला कि जो जॉर्ज गैमो है वो इस चीज को बताए थे कि जो 3 लेटर कोड्स है ना वही क्या कर रहे हैं, वही इनकोडिंग का काम कर रहे हैं और 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं जो कि लिविंग सेल्स यूज करते हैं किस चीज के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो है वो 2 तरह के होते हैं, पहला होता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहा जाता है। ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है इन्हें अल्फा अमीनो एसिड भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे एक जो बॉन्ड है कार्बन का वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ होता है, दूसरा अमीनो ग्रुप के साथ होता है, तीसरा जो है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा और चौथा जो है आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन जितने भी अल्फा अमीनो एसिड हैं उनके पास कायरल कार्बन होता है और ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्कवरी हुई इससे क्या पता चला कि 3 लेटर का कोड प्रेजेंट होता है जो कि कोडिंग का काम कर रहा है और 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि कोड होते हैं और प्रोटीन्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो जेनेटिक कोड है जिसमें किस तरह से इसका इंट्रोडक्शन हुआ, तो जो जेनेटिक कोड है उसमें ये चीजें बताई गई कि जो लेटर्स होते हैं जैसे कि ए, जी, टी और सी मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये सब क्या होते हैं, करेस्पॉन्ड होते हैं टू द न्यूक्लियोटाइड जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए पर। ये ऑर्गेनाइज होते हैं कोडॉन के वे में। अब ये जो कलेक्शन होता है कोडॉन्स का इसी को कहते हैं जेनेटिक कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ कोडॉन्स इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। अब 20 अमीनो एसिड है इसका मतलब 20 कोडॉन्स होने चाहिए जो कि इस अमीनो एसिड को कोड करेंगे। लेकिन जो ईच अमीनो एसिड होता है, ईच जो सॉरी कोडॉन होता है उसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि स्पेसिसिटी को प्रोवाइड करते हैं ईच अमीनो एसिड पे कि एक कोई जो स्पेसिफिक कोडॉन होगा वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करिए। तो अभी तक जो है हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में पढ़े कि जो जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है, कोडॉन्स का कलेक्शन होता है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा कोडॉन जो है वो किस अमीनो एसिड को कोड करता है और 20 ऐसे अल्फा अमीनो एसिड हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्पफुल होते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जो जेनेटिक कोड होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिक कोड के होते हैं जिसमें से पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट इन नंबर होता है या फिर ट्रिपलेट कोड होता है। ट्रिपलेट का मतलब ये है कि एक जो कोडॉन है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। दूसरी चीज ये कि ये कॉमालेस होता है, कंटिन्यूअस फैशन में रहता है, किसी भी तरह का जो है वो फुल स्टॉप या कॉमा नहीं रहता है। तीसरी चीज ये कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग कोड्स
होते हैं। चौथी चीज ये कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनकी कोडिंग डिक्शनरी होती है, वो पर्टिकुलर होते हैं कि ये जो जेनेटिक कोड है ये इस अमीनो एसिड को कोड करेगा। चौथी चीज ये कि ये जो है डीजेनरेट कोड होते हैं। छठी चीज ये कि ये जो है कोडॉन्स ये यूनिवर्सल होते हैं, मतलब अगर एक कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसमें भी वो कोडॉन उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक अमीनो एसिड किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक जो कोडॉन है वो कोड कर रहा है तो ये कोडॉन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर प्रेजेंट है तो वो किसी और अमीनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल होते हैं। उसके बाद ये जो है नॉन एम्बिगियस कोड्स होते हैं। एंड ये जो है अगर कोडॉन्स की बात की जाए तो कोडॉन्स जो है इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। पहले तो ये कि नॉर्मल्स होंगे, ठीक है, कि मतलब एक कोई कोड है वो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, और दूसरा जो टाइप होता है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कोडॉन होते हैं जिसमें दो टाइप आता है। एक होता है स्टार्ट कोडॉन, फॉर एग्जांपल मेथियोनिन, और फॉर एग्जांपल एयूजी। एयूजी क्या होता है, ये मेथियोनिन को कोड करने के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ में एयूजी जो है वो स्टार्ट कोडॉन भी होता है। तो पहले इस जो स्पेशल टाइप ऑफ कोडॉन में जो पहला टाइप होता है वो होता है स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन सिर्फ एक ही होता है और वो होता है एयूजी। एयूजी के दो फंक्शन होते हैं, ये स्टार्ट कोडॉन की तरह भी हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ में ये मेथियोनिन को कोड भी करता है। दूसरी चीज ये कि दूसरा टाइप ऑफ जो कोडॉन होते हैं वो होते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन क्या होंगे, स्टॉप कोडॉन्स जो है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को हॉल्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, वो उसे स्टॉप करते हैं, टर्मिनेशन कराते हैं। स्टॉप कोडॉन कितने होते हैं, स्टॉप कोडॉन जो है वो 3 इन नंबर होते हैं। तो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, यूजीए, यूएए एंड यूएजी, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थे जेनेटिक कोड के। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा है तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको क्या होगा, जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े हैं इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि पहले हम लोग जो है पहले इन कोडॉन्स को देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ये बनाए जाते हैं। तो एक तरफ यू सी ए जी मेंशन्ड है और एक तरफ फिर से यू सी ए जी मेंशन्ड है। अब इससे ढेर सारे जो कोडॉन्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें से देखिए यहाँ पे यू ए यू ए जी एंड यू जी ए स्टॉप कोडॉन है, और जो AUG है जो कि मेथियोनिन को कोड करता है ये जो है स्टार्ट कोडॉन होते हैं। तो अगर आपके पास एग्जामिनेशन में समय बचा है तो आप जो है इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे ये समझ में आएगा कि आपको जो 64 कोडॉन्स हैं वो पता है और ये भी पता है कि कौन सा कोडॉन जो है वो किस अमीनो एसिड को कोड करता है। कभी कभी क्या होता है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए CAU जो है वो कोडॉन लिखा हुआ है और पूछ देगा कि ये किस अमीनो एसिड को कोड करता है। तो आपको अगर पता है कि ये जो है हिस्टीडीन को कोड करता है तो आप लिख पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है और कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होता है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। पहले हम लोग जो है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
और ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले ये इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे इन दोनों के ही राइबोसोम्स में डिफरेंसेस जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखा जाए तो ये होता है 70s राइबोसोम, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 80s राइबोसोम पाया जाता है। दूसरी चीज ये कि अगर नंबर ऑफ सब यूनिट की बात की जाए तो दोनों में ही 2 सब यूनिट होता है। पहला जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनके पास एक 1 लार्ज सब यूनिट एंड 1 स्मॉल सब यूनिट इज प्रेजेंट, और यूकैरियोट्स में भी 1 लार्ज एंड 1 स्मॉल सब यूनिट इज प्रेजेंट। अब ये जो सब यूनिट्स होते हैं इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और इसमें प्रेजेंट जो आरएनए है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर लार्जेस्ट सब यूनिट की बात की जाए प्रोकैरियोट्स में तो ये जो होता है ये कितना मतलब इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होता है 50s जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। और अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखा जाए तो ये होता है 60s। ठीक है। अब अगर स्मॉलर सब यूनिट की बात की जाए इसमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में तो ये जो है 30s होता है, और यूकैरियोट्स में जो है ये 40s स्मॉलर सब यूनिट्स पाए जाते हैं। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, उसके जो बिगर सब यूनिट होते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट 16 × 10 डाल्टन होता है, और जो इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 9 × 10 पावर डाल्टन होता है। और अगर आप बिगर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखें तो इसका जो सब यूनिट होता है वो होता है 28 × 10 पावर डाल्टन, एंड जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होगा वो होगा 40s। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं लार्जर सब यूनिट के किसके अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर ये होते हैं 5s rRNA, 23s rRNA एंड 34 डिफरेंट प्रोटीन्स पाया जाता है इनमें। ठीक है। और यही अगर लार्जर सब यूनिट की बात की जाए किसमें यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की तो इसमें 5s rRNA प्रेजेंट होता है, 5.8s rRNA प्रेजेंट होता है, 28s rRNA, और इसमें जो है 48 डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए स्मॉलर सब यूनिट की तो जो स्मॉलर सब यूनिट होता है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर इनमें जो है 16s rRNA प्रेजेंट होता है और 21 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और यही ये चीज जो है यूकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोट के राइबोसोम के अंदर ये 18s rRNA प्रेजेंट होता है, और 33 डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो मिलकर के इस स्मॉलर सब यूनिट को बनाते हैं। ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। जब भी अगर एग्जाम में डिफरेंस का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो उसमें आप जो भी चीजें हैं जिनके बीच में डिफरेंस बताना है आप उसको टेबुलर फॉर्म में बताया कीजिए। इससे क्या होता है ये इजी भी होता है और एकदम क्लियरली समझ में आता है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए। अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए किसकी राइबोसोम्स की तो राइबोसोम्स के पास 2 सब यूनिट्स होते हैं लार्जर एंड सब यूनिट, और ये सब यूनिट्स जो है किसके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं तो ये सिंथेसाइज किए जाते हैं न्यूक्लियोलस द्वारा। ठीक है।
तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, राइबोसोम्स के। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज स्वेट्सबर्ग यूनिट। स्वेट्सबर्ग यूनिट क्या होता है? तो स्वेट्सबर्ग यूनिट जो है वो राइबोसोम्स के सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं तो इसे कहते हैं हम लोग कि ये 70s का है, मतलब 70s जो है इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, मतलब 70 स्वेट्सबर्ग यूनिट इसका जो है वो है। और वही दूसरी ओर अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात की जाए तो इसे हम लोग कहते हैं एटीएस राइबोसोम, मतलब एटीएस जो है इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ये इसकी स्वेट्सबर्ग यूनिट है। तो जो स्वेट्सबर्ग यूनिट होता है वो क्या होता है, जो एस रहता है 70s में और इसी को कहते हैं स्वेट्सबर्ग यूनिट। ये क्या होता है, ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो जब कभी भी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है तो उसमें जो फास्टर पार्टिकल होता है जो कि ट्रैवल होता है इस सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में, ये जितना ज्यादा जो पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगेशन के समय पे जितना ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा उसकी उतनी ज्यादा हाईएस्ट स्वेट्सबर्ग वैल्यू होती है, या फिर इसी को कहते हैं ऐसा पार्टिकल जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के समय पे जितने ज्यादा तेजी से मूव करेगा, जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा उसके उतनी ज्यादा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होती है। तो अगर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की बात की जाए तो ये एक फंक्शन होता है पार्टिकल्स का जिनका मॉलिक्यूलर वेट है, वॉल्यूम है और शेप होता है। अब कोई अगर हैवियर पार्टिकल है और ये जो है बहुत ज्यादा कंपैक्ट पार्टिकल है तो इसका क्या होगा, लार्जर स्वेट्सबर्ग यूनिट होगा और ये जो है इसका सेडिमेंट जो है वो फास्टर सेडिमेंट जो है वो फॉर्म होंगे। तो इस तरह से जितने भी हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनका जो स्वेट्सबर्ग यूनिट होता है वो ज्यादा होता है और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं उनका जो स्वेट्सबर्ग यूनिट होता है वो स्मॉलर होता है। इसी वजह से जो यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है ना, इसी वजह से वो जो है उनकी स्वेट्सबर्ग यूनिट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स राइबोसोम। इसे आप नोट करिए। कभी कभी क्या होता है कि वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में ये भी पूछा जाता है कि जो राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में उनके क्या सब यूनिट होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोट का पूछेगा तो प्रोकैरियोट का दो सब यूनिट, पहला 50s एंड दूसरा 30s। और अगर यूकैरियोट्स का पूछा राइबोसोम्स में तो इसका भी दो सब यूनिट होगा, पहला 60s एंड दूसरा जो है वो होगा 40s। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है, फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और वही जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके जो राइबोसोम होते हैं वो फ्रीली नहीं प्रेजेंट होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के आउटरमोस्ट लेयर पर। ठीक है, तो ये जो लोकेशन होता है राइबोसोम का किसी भी सेल के अंदर, ये चीज बताता है किस तरह से जो प्रोटीन है वो बनेगा। अगर कोई राइबोसोम है जो कि फ्रीली फ्लोट हो रहा है थ्रू आउट द सेल, मतलब ये ऐसे प्रोटीन को बनाएगा जो कि यूटिलाइज होगा सेल्स द्वारा। और अगर राइबोसोम्स जो है जो कि अटैच फॉर्म में प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो ये जो प्रोटीन बन रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये या तो यूज होंगे सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे राइबोसोम्स के। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम्स जो है वो
कैसे प्रेजेंट होते हैं, अगर वो प्रोटीन बना रहे हैं तो किस तरह से यूटिलाइज होता है। तो ये सारी चीजें जो है एडिशनल थी और हम आपको बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और अगर एग्जामिनेशन में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप जो है वो उसको कर ले। अब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट की अगर बात की जाए तो जो स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम का, वो क्या होता है, वो बाइंड करता है लार्जर सब यूनिट के साथ और एमआरएनए के साथ, और जो लार्जर सब यूनिट होता है वो बाइंड होता है टीआरएनए के साथ, अमीनो एसिड के साथ एंड द स्मॉलर सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स के पास जो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास क्या होता है कि ये जो है दो सब यूनिट उनके पास प्रेजेंट होता है, दैट इज 30S एंड 50S। और यूकैरियोट्स का जो 80S राइबोसोम्स है वो कैसे प्रेजेंट होता है, 40S के फॉर्म में एंड 60S के फॉर्म में। तो ये जो स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट है ये आपको याद होना चाहिए। अब जो स्मॉलर सब यूनिट है 40S राइबोसोम्स के, ये क्या होते हैं, ये इलिप्सॉइड शेप के होते हैं और इनके पास जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 18S राइबोसोमल आरएनए हो गया, 30 प्रोटीन्स हो गए। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह से जो राइबोसोम होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और उनके जो यूनिट्स हैं ये किस तरह से उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन अमीनो एसिटिलाइजेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसिटिलाइजेशन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन अमीनो एसिटिलाइजेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का जो अमीनो एसिटिलाइजेशन है वो क्या होता है। तो देखिए अमीनो एसिटिलाइजेशन मतलब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है। इस प्रोसेस को अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो कराता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि इस प्रोसेस द्वारा ये चीज इंश्योर की जाती है कि जो करेक्ट अमीनो एसिड है वो जो है उसके जो टीआरएनए है उससे बाइंड हो सके, और ये ओवरऑल जो प्रोसेस है यही कहलाता है अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिटिलाइजेशन ऑफ टीआरएनए। और इस प्रोसेस को कौन सा एंजाइम करा रहा है, इस प्रोसेस को अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज कराते हैं। अब ये जो प्रोसेस है अमीनो एसिटिलाइजेशन की, इसे चार्जिंग भी कहते हैं या फिर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड भी कहते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो 20 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज भी हैं वो भी प्रेजेंट है, और ये जो सारे के सारे टीआरएनए होते हैं ये सेम अमीनो एसिड को क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम, इवन जो टीआरएनए का जो सीक्वेंस है वो चेंज है। मतलब अगर उनके जो एंटीकोडॉन्स हैं अगर वो डिफर कर रहे हैं तो भी ये प्रोसेस जो है वो हो सकती है। अब एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में होता क्या है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम द्वारा कराया जा रहा है। ये एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो कि अमीनो एसिटिलाइजेशन जो है प्रोसेस या फिर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कराता है। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है सभी अमीनो एसिड के लिए और इसके करस्पॉन्डिंग टीआरएनए के लिए। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या होता है कि एटीपी के साथ अमीनो एसिड जो है वो बाइंड होता है और ये बनाता है अमीनो एसिड एएमपी प्लस पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट को ये बनाता है। अब ये जो अमीनो एसिड है, ठीक है, जिसमें एएमपी ऐड है मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ऐड है। अब ये जो है टीआरएनए के साथ
टीआरएनए के साथ बाइंड होता है और फॉर्म करता है अमीनो एसिड टीआरएनए, जो कि क्या है, चार्ज टीआरएनए है, और फिर ये जो है एएमपी को रिलीज कर देता है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये इसीलिए कराई जाती है ताकि चार्जिंग हो सके टीआरएनए की, एक्टिवेशन हो सके अमीनो एसिड की। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे प्लस का साइन, और पीपीआई मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। ये जो है इसलिए अलग हो रहा है क्योंकि एनर्जी जो है इसको मिल गई है, और जो एएमपी है वो फॉर्म हो गया, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर्म हो गया। बाद में ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी इससे अलग हो जाता है और अमीनो एसिड टीआरएनए जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो अभी तक जो है हम लोग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा है और आपके समझ में आ रहा है तो, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप पढ़ें, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जो कि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो नोट्स हैं आपके सब्जेक्ट के, ये सारी चीजें जो है आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको जो इस लेक्चर का जो नोट्स है वो चाहिए तो आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करके एनरोल हो सकते हैं। उसमें जो है फ्री स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है वहां पे आपको ये नोट्स वहां पे अवेलेबल है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछेगा तो उसमें दो चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए आपको समय जो है वो अच्छे से प्रॉपर रखना होगा, और जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी आपके पॉइंट्स हैं या फिर जो भी आपका जो कंटेंट है उसे तो आप लिख लिए, साथ ही साथ में आप जो डायग्राम है उसको नीट एंड क्लियर और वेल लेबल्ड जो डायग्राम है उसे जरूर ड्रॉ किया कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस यूनिट में जो है हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में पढ़े हैं, और ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड का लाने का काम है वो यही टीआरएनए करता है। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि अमीनो एसिड को लाता ही ऐसे नहीं है, एक्टिवेशन पहले कराता है अमीनो एसिड का, किस प्रोसेस से, अमीनो एसिटिलाइजेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो ये जो टीआरएनए है इसी वजह से सॉल्युबल आरएनए या सुपरनेटेंट आरएनए या फिर एडाप्टर मॉलिक्यूल जो है कहलाता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल या फिर एडाप्टर आरएनए कहलाता है। तो अगर आप इसके पार्ट्स को देखें तो इसका जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ये होता है, और इसके हर पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन हो गया, ये इसका डी लूप या फिर डी आर्म हो गया, ये इसका एंटी कोडॉन लूप हो गया, ये वेरिएबल आर्म है, वेरिएबल आर्म या वेरिएबल लूप, और ये जो है T5C लूप होता है। तो डी आर्म का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस चीज में ये हेल्पफुल होता है। T5C आर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंटीकोडॉन लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीकोडॉन सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कोडॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये जो है यही होता है इसका अमीनो एसिड
एक्सेप्टर, रीजन या आर्म। ठीक है, तो इसे आप पहले ड्रॉ कर लीजिए और जितनी भी चीजें हैं जो कि हम लिखते हैं उसे आप जरूर से लिखा करिए। ठीक है, चलिए, तो जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं टीआरएनए के, वो कौन कौन से हैं? पहला होता है T5C आर्म, दूसरा होता है डी आर्म या फिर इसी डी आर्म को DHU लूप भी कहते हैं, DHU आर्म या DHU लूप। तीसरा होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। चौथा होता है वेरिएबल आर्म और पांचवा होता है एंटीकोडॉन लूप या आर्म। तो इसमें से सारे के फंक्शंस हमें पता है, लेकिन ये जो वेरिएबल आर्म होता है इसका अभी तक जो है कुछ प्रॉपर फंक्शन नहीं पता चला है और साइंटिस्ट इस चीज पे वर्क कर रहे हैं कि अगर टीआरएनए पे ये आर्म प्रेजेंट है तो इसका भी जरूर कुछ ना कुछ जो सिग्निफिकेंस है वो जरूर होगा। जैसे नहीं कि हम लोग यूकैरियोटिक जो जीन था उसके स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे ना कि उसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन कोडिंग होते हैं। तो इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन इंट्रॉन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, आखिर उनका क्या फंक्शन होता है जीन के स्ट्रक्चर में, ये चीज अभी डिस्कवर नहीं हुई है और इसके ऊपर काम चल रहा है। उसी तरह ये जो वेरिएबल आर्म है इसका क्या फंक्शन है ये अभी तक जो है क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है, इसके ऊपर जो है वर्क हो रहा है। तो चलिए हम लोग बाकी के जो पार्ट हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, वो किस तरह से जो है बने हुए होते हैं, उनमें क्या न्यूक्लियोटाइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म के बारे में। ठीक है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म की अगर बात की जाए तो ये जो है ये जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होता है ये डबल हेलिकल होता है और इसके पास 7 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये अनपेयर्ड होते हैं। अब ये जो है अगर अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म की बात की जाए तो जो 3 एंड होता है उसपे क्या होता है कि CCA सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इसके जो टिप है उस पे OH जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब देखिए जैसे जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखे थे तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। तो ये होता है 5 प्राइम और ये होता है 3 प्राइम। तो 3 प्राइम पे क्या होता है, यहाँ पे ए सीक्वेंस होता है। तो ए है क्या, ए बेस पेयर ही है ना, ए सी ये सारे क्या है बेस पेयर है। तो ए मतलब एडेनिन हो गया, तो एडेनिन में क्या होगा OH ग्रुप जो है वो होगा। अब ये क्या होता है कि जो भी अमीनो एसिड आता है उसके पास क्या होगा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो ये जो अमीनो एसिड आते हैं उनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इस एडेनिन के OH ग्रुप के साथ इंटरेक्ट होता है और इंटरेक्शन के थ्रू ये जो है फिर बॉन्डेड होते हैं। तो यही चीज यहाँ पे जो है मेंशन है कि 3 प्राइम पर क्या होता है कि सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और ये सीक्वेंस जो है वो क्या होता है CAA सीक्वेंस होता है। तो 3 प्राइम एंड पे जो एडेनिन सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है उसके पास OH जो है वो उसके टिप पर प्रेजेंट होता है। अब ये जो है क्या होता है अटैचमेंट साइट होता है अमीनो एसिड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर जो आर्म है वो किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, वो हेल्पफुल होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, COOH जो ग्रुप है जो कि स्पेसिफिक होता है सारे अमीनो एसिड में, ठीक है, तो ये जो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है
ये क्या करता है, OH के साथ जो कि एडेनिन में प्रेजेंट है, CAA सीक्वेंस के, उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है और फॉर्म करता है अमीनो एसिड tRNA। ठीक है, इसी इंटरेक्शन से जो है ये अमीनो एसिड tRNA फॉर्म होता है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब जो सेकंड है वो होता है DHU आर्म या फिर D आर्म। ये DHU आर्म जो है इसके पास स्टेम और लूप प्रेजेंट होता है। अब देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो पोर्शन है ये स्टेम कहलाता है और ये जो है ये लूप कहलाता है। ठीक है, तो जो DHU आर्म होता है उसके पास स्टेम प्रेजेंट होता है और लूप प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ में इसके पास अनयूजुअल पिरिमिडीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। tRNA की खास बात ये होती है कि इसके पास नॉर्मल जो बेस पेयर्स होते हैं वो तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ ही साथ में इसके पास बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल जो बेस पेयर्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो अनयूजुअल बेस पेयर है जो कि प्रेजेंट होता है DHU लूप में, वो क्या होता है, डाइहाइड्रोयूरेसिल होता है। अब इसके पास अगर स्टेम में देखा जाए तो स्टेम में जो है 4 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और लूप के पास डाइहाइड्रोयूरेडिन प्रेजेंट होता है। तो जो डाइहाइड्रोयूरेडिन है वो DHU लूप में प्रेजेंट होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लूप के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो DHU लूप होता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है किस चीज को, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज को। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में जो अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो इस प्रोसेस को कराता है। तो इस अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, इसको रिकॉग्नाइज करने का काम DHU लूप करता है tRNA का। ठीक है, और इस तरह से ये जो है हेल्पफुल होता है क्योंकि ये एंजाइम क्या कर रहा है, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है। तो DHU लूप जो है ये बहुत ज्यादा इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये स्टेबिलाईजेशन जो है ना वो प्रोवाइड करता है tRNA के टर्सरी स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो जो tRNA का टर्सरी स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलाईजेशन का जो काम है, उसको स्टेबिलाईज करने का जो काम है वो कौन करता है, DHU लूप करता है। तो ये हो गया DHU लूप के बारे में इंफॉर्मेशन कि उसमें किस तरह से जो बेस पेयर्स हैं वो प्रेजेंट है, उसका क्या काम होता है। उसके बाद जो थर्ड है वो है T5C लूप या T5C आर्म। तो ये जो T5C आर्म होता है ये जो है इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसका T5C आर्म क्यों नाम पड़ा, क्योंकि देखिए इसमें थायमीन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है। और अब ये 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब होता है स्यूडोयूरिडीन। ठीक है, तो इस आर्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, इस आर्म में थायमीन प्रेजेंट होता है, साइटोसिन प्रेजेंट होता है और स्यूडोयूरिडीन प्रेजेंट होता है जो कि एक अनयूजुअल बेस होता है। इसी वजह से इस आर्म का नाम T5C आर्म पड़ा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अनयूजुअल बेस मतलब क्या, नॉर्मल बेस क्या क्या है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन ना, और आरएनए के केस में यूरेसिल। तो ये सारे क्या है, नॉर्मल बेस है। लेकिन जब ये नॉर्मल बेस में क्या हो रहा है कि इसके अलावा इसमें कुछ जो है चेंजेस हो जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि अनयूजुअल बेस को फॉर्म करते हैं। तो नॉर्मल से हटके जो बेस होता है उसी को अनयूजुअल बेस कहते हैं। तो कभी कभी ये भी चीज पूछी जा सकती है कि अगर T5C आर्म में कोई अनयूजुअल बेस प्रेजेंट है तो वो अनयूजुअल बेस कौन सा है, तो दैट इज स्यूडोयूरिडीन। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्म है ये इसके पास भी स्टेम और लूप प्रेजेंट होता है, ये स्टेम और ये लूप।
स्टेम के पास, इसके स्टेम के पास पांच बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, और आउटर मोस्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो इसके जो है सीजी प्रेजेंट होता है, मतलब साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब जो ये लूप होता है, इसके लूप के पास 7 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये लूप जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किस चीज के लिए, राइबोसोम्स की रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, तो जैसे डी लूप जो है वो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करता है, वैसे ही जो टी5सी लूप है या टी5सी आर्म है वो क्या करता है, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होता है, ये इसका वर्क होता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप के पास क्या होता है, इसके पास भी आर्म और जो इसके पास भी जो स्टेम और लूप है वो प्रेजेंट होते हैं। स्टेम की अगर बात की जाए तो स्टेम के पास 5 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और लूप जो कि क्या कहलाता है, एंटी कोडॉन लूप कहलाता है, या फिर लूप सेकंड कहलाता है। इसके पास जो है 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स किसके प्रेजेंट है, एंटी कोडॉन लूप में प्रेजेंट है। अब इस 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड में से तीन के बीच के जो 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो मिडिल के जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यही मिलकर के क्या बनाते हैं, एंटीकोडॉन को बनाते हैं। तो एंटीकोडॉन क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कोडॉन को, और ये कोडॉन्स जो कि एमआरएनए पर प्रेजेंट है, इनको ये रिकॉग्नाइज करता है और जा करके बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो काम थे ये किसके थे, एंटी कोडॉन लूप के। तो आई होप आपको ये जो सारा स्ट्रक्चर है टीआरएनए का वो समझ में आया होगा। तो पहले आप टीआरएनए का जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसे आप लिख सकते हैं, उसके बाद ये किस चीज में हेल्पफुल है ये लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इसके पार्ट्स को लिख सकते हैं, फिर आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, और एक एक जो पार्ट है उनके क्या क्या फंक्शन है वो जो है मेंशन कर दीजिएगा, इतना जो है सफिशिएंट रहेगा। अब देखिए, जो ट्रांसफर आरएनए है वो टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए को ही एब्रिविएटेड फॉर्म में टीआरएनए कहा जाता है, और इसे पहले क्या कहते थे, एसआरएनए कहा जाता था, जिसका मतलब क्या होता था, सॉल्युबल आरएनए, जो कि एक एडाप्टर मॉलिक्यूल होता था किस चीज के लिए, आरएनए के लिए। टिपिकली अगर इसके न्यूक्लियोटाइड्स की बात की जाए तो 76 से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनके लेंथ में प्रेजेंट होते हैं यूक्रियोट्स के अंदर। और अगर सेल के अंदर बात की जाए कि ये किस चीज में हेल्पफुल होता है, तो ये जो है फिजिकल लिंक की तरह काम करता है जेनेटिक कोड के बीच में, जो कि एमआरएनए पर मतलब मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट है, एंड द अमीनो एसिड के बीच में जो कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो करेक्ट अमीनो एसिड है उसे जो है सही मैनर में लाया जा सके, वो सही से अरेंज हो सके, ताकि ओवरऑल जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है वो सही से काम करे। और ये जो है अगर देखा जाए इसका फंक्शन, तो जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोडॉन प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पर, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स एंटीकोडॉन के, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टीआरएनए पर प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल टीआरएनए पे जो एंटीकोडॉन प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि जो टीआरएनए है प्रोटीन सिंथेसिस में क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा जो है इन्वॉल्व होता है। किस तरह से, अब देखिए, जो टीआरएनए है उसका टी5सी जो लूप है वो क्या कर रहा था, वो जो है रिकॉग्नाइज कर रहा था, डी आर्म जो है वो भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, टी5सी आर्म के अलावा जो टीआरएनए होता है
उसके जो एंटी कोडॉन लूप होते हैं उनमें क्या होता है, ये कोडॉन्स को पहचान रहे हैं और ये कोडॉन्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं ताकि सही अमीनो एसिड जो है वो आ सके और वो सही सीक्वेंस में क्या हो सके, प्रेजेंट हो सके। तो इसी ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, इसी चीज को कहा जा रहा है कि जो टीआरएनए है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है किस चीज में, प्रोटीन सिंथेसिस कराने में। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो जो एक्सेप्टर स्टेम होता है जो कि 7 से 9 बेस पेयर्स का होता है और इसमें जो है बेस पेयरिंग होती है 3 टर्मिनल पर, ये क्या करता है, सीसीए सीक्वेंस को कैरी करता है और यही एक्सेप्टर जो स्टेम है ये क्या करता है, ये जो है नॉन मॉर्सल एंड ट्रिक बेस पेयर्स को कंटेन करके रखता है। तो ये सारी चीजें हो गई एक्सेप्टर स्टेम के बारे में। अब अगर सीसीए टेल की बात की जाए तो जो सीसीए टेल होता है इसमें होता क्या है, इसमें साइटोसिन साइटोसिन और एडेनिन प्रेजेंट होता है जो कि 3 एंड पर प्रेजेंट होता है टीआरएनए मॉलिक्यूल के। ये जो अमीनो एसिड्स हैं जो कि लोड हो रहे हैं टीआरएनए पे, ये किसकी वजह से होते हैं, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की वजह से लोड हो पाते हैं और ये फॉर्म करते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए को जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सीसीए टेल के। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, टीआरएनए के रिकॉग्निशन के लिए एंजाइम्स द्वारा, और बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन के अंदर। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो सीसीए सीक्वेंस होता है वो ट्रांसक्राइब किया जाता है सम टीआरएनए सीक्वेंसेस में, और जितने भी प्रोकैरियोटिक टीआरएनए हैं और यूकैरियोटिक टीआरएनए हैं उनमें जो सीसीए सीक्वेंस है वो ऐड किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, और इसी वजह से ये जो है अपीयर नहीं होता है टीआरएनए के जीन के समय पे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी टीआरएनए के बारे में, टीआरएनए से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, किस तरह से ये ओवरऑल जो काम है उसमें हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, तो जो टीआरएनए है किस तरह से ट्रांसलेशन कराने में हेल्पफुल है, क्या उसके फंक्शनिंग है, ये सारी चीजें मेंशन है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगर डी लूप की बात की जाए तो जो डी लूप होता है उसके पास 4 से लेके 6 बेस स्टेम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंडिंग इन अ लूप, और ये जो है डाई हाइड्रोयूरिडीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंटीकोडॉन लूप जिसके पास 5 बेस पेयर्स जो है स्टेम में प्रेजेंट होंगे और लूप के पास एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। टी फाइव सी लूप के पास इसका नाम टी फाइव सी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रेजेंस है वो अनयूजुअल बेस पेयर 5 की वजह से होता है, क्योंकि जो अनयूजुअल स्यूडो यूरिडीन है वो प्रेजेंट होता है इनमें जो कि एक मॉडिफाइड यूरिडीन होता है। ये जो मॉडिफाइड बेस है ये क्या होता है कि 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन में जो T5C जीए सीक्वेंस है वहां पे प्रेजेंट होता है, जिसमें टी जो है वो राइबोथाइमिडीन को रिप्रेजेंट करता है और ए जो है वो फॉर्म करता है बेस पेयर को। ये जो वेरिएबल लूप है जिसे वी लूप कहते हैं, ये कहाँ पे रहता है, बिटवीन द एंटीकोडॉन लूप एंड T5C लूप के बीच में ये रहता है। और ये जो है इसका नेम ये इम्प्लाई करता है कि ये इसकी जो साइज होती है वो वैरी कर सकती है 3 से लेकर 21 बेसिस तक। जितने भी जो टीआरएनए होते हैं उनमें से कुछ ऐसे टीआरएनए होता है जिनका जो लूप होता है वो लॉन्ग इनफ होता है ताकि वो फॉर्म कर सके एक रिजिड सेल को और इस वेरिएबल आर्म को। तो ये जो टीआरएनए है जिनके पास क्या प्रेजेंट है, वी लूप प्रेजेंट है। अगर ये जो है 10 बेस पेयर से ज्यादा इनकी जो लेंथ है वो प्रेजेंट है तो इन्हें जो है क्लास सेकंड के अंदर रखा जाता है और बाकी के जितने भी हैं उन्हें क्लास 1 में रखा जाता है। मतलब
जो बी लूप है उसका काम तो नहीं पता है, लेकिन जितने भी टीआरएनए आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें ये चीज देखा गया है कि जो वेरिएबल लूप होता है इसका नाम वेरिएबल लूप इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ये फिक्स नहीं होती है। अलग अलग टीआरएनए में अलग अलग लेंथ इसका पाया जाता है, किसी किसी में ये लंबा होता है, किसी किसी में ये छोटा होता है। तो ऐसे कोई वेरिएबल आर्म, ठीक है, ऐसे कोई सॉरी टीआरएनए जिनके पास जो वी लूप है अगर वो 10 बेस पेयर से ज्यादा उनमें जो है उनकी लंबाई होती है, वो लंबे होते हैं, तो उन्हें क्लास सेकेंड टीआरएनए कहा जाता है। और ऐसे कोई टीआरएनए जिसमें जो है इनके अलावा जो रेस्ट जो बचे हुए हैं वो होते हैं, तो इन्हें क्लास वन टीआरएनए के अंदर रखा जाता है। तो ये सारे के सारे जो है वो इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह से जो जितने भी पार्ट्स हैं टीआरएनए के उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और वेरिएबल रूट जो है उसका नाम वेरिएबल रूट क्यों पड़ा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट में जो ट्रांसलेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसलेशन 3 प्रोसेस से होगा। ट्रांसलेशन है क्या, प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रोसेस है, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, elongation and termination, ट्रांसक्रिप्शन की जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब देखिए ये तीनों में क्या क्या होता है कि इनिशिएशन की अगर बात की जाए, इनिशिएशन की प्रोसेस की बात की जाए तो अच्छा एक चीज और, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है अगर प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को देखा जाए तो ये 3 प्रोसेसेस द्वारा कंप्लीट किया जाता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन के समय पे जो फैक्टर्स आते हैं और इन्वॉल्व होते हैं और इनिशिएशन को कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं। और जो फैक्टर्स जो कि इलॉन्गेशन में हेल्पफुल होते हैं उसे इलॉन्गेशन फैक्टर्स कहते हैं, और जो फैक्टर्स जो कि टर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं उन्हें रिलीज फैक्टर्स कहते हैं। ये प्रोकैरियोट का बात है इस वजह से ऐसे लिखा है, अगर यही चीज यूकैरियोट के अंदर डिस्कस किया जाता तो इसे EIF लिखा जाता, इसे EEF लिखा जाता, इसे ERF लिखा जाता, ठीक है। चलिए अब इनिशिएशन की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में किस तरह के राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 70S राइबोसोम। इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है विद द इंटरेक्शन ऑफ 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू द mRNA मॉलिक्यूल, और ये जो है इसमें 3 इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इनिशिएशन में हो क्या रहा है कि इनिशिएशन में जो है सबसे पहले जो 30S सब यूनिट है राइबोसोम का वो आ रहा है mRNA पर, और विद द हेल्प ऑफ 3 इनिशिएशन फैक्टर्स इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो इनिशिएट की जाती है विद द मॉडिफाइड मेथियोनिन रेसिड्यू के हेल्प से, दैट इज N-फॉर्मिल मेथियोनिन TRNA। ठीक है, तो ये जो चेंज जब इनिशिएट हो जाती है और जब इनिशिएशन बिगिन होती है तब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है 2 कॉम्प्लेक्सेस का, और ये 2 कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, पहला है इनिशिएशन, पहला जो है वो इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड एंड N-फॉर्मिल मेथियोनिन
आरएनए की वजह से बनेगा, एंड दूसरा जो है एमआरएनए जिसमें सब 30s सब यूनिट है और इनिशिएशन थर्ड जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व होगा। अब जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं उनके पास क्या होता है, सीक्वेंसेस प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, साइन डालगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो ये साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बताता है कि यहाँ पे से जो है राइबोसोम्स आएंगे और यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा इनिशिएशन का प्रोसेस। यही दूसरी ओर अगर यूकेरियोट्स में देखा जाए तो यूकेरियोट्स में ये सीक्वेंस जो है ना नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से राइबोसोम्स आते हैं और वो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम जाते हैं और स्कैन करते हैं कि कहाँ पे स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है। उसके बाद जब वो पाल मतलब फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट है, उसके बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसी वजह से जो यूकेरियोट्स की जो इनिशिएशन की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। यूकेरियोट्स में क्या होता है, इनिशिएशन से पहले जो है या पहले क्या होता है कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं और फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होता है, और उसमें क्या होता है साइन डालगार्नो सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है स्कैनिंग की प्रोसेस उनमें एक एडिशनल प्रोसेस है जो कि होती है। तो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, यहाँ पे साइन डालगार्नो सीक्वेंस था तो हम आपको बता दिए कि यूकेरियोट्स में क्या होता है, साइन डालगार्नो सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है किस चीज के, न्यूक्लियोटाइड्स के, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, राइबोसोम्स के 30s यूनिट पे जो आरएनए प्रेजेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये होता है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है, अब आप सोचे होंगे कि अच्छा 30s आ रहा है तो ऐसा क्यों है कि ये इस साइन डालगार्नो सीक्वेंस पे आकर के अटैच हो जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो राइबोसोम्स है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं उनमें भी कुछ सीक्वेंस होगा और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है ना वो साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है। तो राइबोसोम का जब 30s मोलर यूनिट आता है और वो आकर के बाइंड होता है तो वो मतलब वो आता है तो वो देखता है कि अच्छा मेरे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, तो वहां पे जाके वो इजीली बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ये क्या करता है, अटैचमेंट को प्रिफर करता है, अटैचमेंट कराने में हेल्पफुल होता है 30s सब यूनिट की कहाँ पे, एयूजी इनिशिएटर कोडॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आ रहा है और इस चीज को ये प्रिफर कर रहा है कि एयूजी जो कोडॉन है उससे आराम से ये बाइंड हो जाए और जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब इनिशिएशन अगर हो गया है तो अब क्या होगा, अब इलोंगेशन की प्रोसेस होगी कि चेन जो है वो इलोंगेट हो। तो इसमें क्या होता है कि इलोंगेशन की जो प्रोसेस है, इलोंगेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, तो इलोंगेशन की जो प्रोसेस है वो होती है विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड टीआरएनए एट द राइबोसोमल अमीनो एसिड ए साइट। मतलब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये चीज क्यों लिखा हुआ है, सेकेंड अमीनो एसिड टीआरएनए, पहला जो अमीनो एसिड टीआरएनए है वो तो क्या हुआ है, वो इनिशिएशन के समय पे आ गया है ना, और वो आकर के स्टार्ट कोडॉन पे आकर के बाइंड हुआ है और वो उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ले आया है। लेकिन अब जो इलोंगेशन में जो अमीनो एसिड टीआरएनए होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा, और ये जो सेकेंड अमीनो एसिड टीआरएनए होगा ये क्या करेगा, राइबोसोम से बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती है दैट इज ईपीए साइट। तो उसमें से जो ए वाला साइट होता है उसी पे आकर के ये अमीनो एसिड टीआरएनए जो है वो आकर बाइंड हो जाता है। अब ये जो टीआरएनए है जब इंसर्ट हो गया है ए साइट के ऊपर, तब जो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं वो आते हैं और वो काम करते हैं। ये इलोंगेशन फैक्टर्स क्या है, फॉर एग्जांपल EF2 आया है और ये क्या करेगा कि ये जो है EF2 जो है ना वो GTPase होता है और ये GTP के साथ वर्क करता है। तो ये क्या होता है कि इलोंगेशन फैक्टर 2
ये कैरी करता है किस चीज को, जीडीपी को, और इससे जीडीपी जो है वो बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं। और जब टीआरएनए बाइंड हो गया है, जीडीपी भी आ गया है, अब इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और E2 जो इलोंगेशन फैक्टर्स जो है वो क्या होंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि जो टीआरएनए है वो क्या हो रहा है, वो इंसर्ट हो रहा है ए साइट पर बाय द इलोंगेशन फैक्टर EF2। और ये क्या कर रहा है, ये जीटीपीज को भी अपने साथ ला रहा है। अब ये जब टीआरएनए बाइंड हो गया है, तब ये जो जीटीपी होता है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, इसका काम हो गया है, बाइंडिंग करा दिया है ये। तो ये जो इलोंगेशन फैक्टर 2 है ये रिलीज हो जाता है। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है पहले टीआरएनए के बीच में एंड सेकंड टीआरएनए के बीच में, मतलब एन फॉर्मल मिथोनिन टीआरएनए के बीच में, जो कि पी साइड पर आकर के बाइंड हुआ है। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि जो पहला टीआरएनए होता है वो किस पे आकर बाइंड होता है, पी साइड पे, और जो सेकंड वाला होता है वो ए साइड पे। तो ये क्या कर रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना, पहले टीआरएनए के बीच में, अमीनो एसिड के बीच में और सेकंड वाले के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसके किसके बीच में, एन फॉर्मल मिथोनिन के बीच में, जो कि पहले टीआरएनए को लेकर आया है, एंड दूसरे अमीनो एसिड के बीच में, जो कि दूसरे टीआरएनए जो है उनको कैरी करके लाए हुए हैं उनके बीच में। तो ये जो सेकेंड अमीनो एसिड टीआरएनए है ये साइड ए साइड पर है, ठीक है। तो पी साइड और ए साइड के बीच में क्या बनता है, बी साइड और ए साइड पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब ये जो ए साइड होता है ये कैटालाइज किया जाता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज द्वारा। अब ये क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफर हो रहा है एन फॉस्फोमेथियोनिन का, इस पे अमीनो एसिड टीआरएनए के ए साइड पर, इससे होगा क्या कि पेप्टाइडिल टीआरएनए जो है उस पोजीशन पे जो है वो प्रेजेंट है और वो लीव कर रहा है एक अनचार्ज टीआरएनए को किस साइड पर, पी साइड पर। तो ये जो पेप्टाइडिल टीआरएनए है ये ट्रांसलोकेट होता है पी साइड पर, पी साइड की तरफ, और ये जो अनचार्ज टीआरएनए है ये ट्रांसलोकेट होता है ई साइड डोमेन पर। ठीक है, ठीक है। तो जब बाइंडिंग हो गई, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हो गया, तब क्या होता है, ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो पेप्टाइडिल टीआरएनए है वो ट्रांसलोकेट होता है टुवर्ड्स द पी साइड, एंड जो अनचार्ज टीआरएनए है वो ट्रांसलोकेट होगा ई डोमेन में। तो ए जो साइड है अब ये खाली हो गई, ठीक है। अब इसके पास नया जो दूसरा जो थर्ड अमीनो एसिड टीआरएनए है वो आएगा और इस पे आकर के बाइंड हो जाएगा किस पे, ए साइड पे, और जो प्रोसेस है वो और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो अगर बाइंडिंग की बात की जाए अमीनो एसिड टीआरएनए की ए साइड पर, तो ये जो है इलोंगेशन के द्वारा होता है। और इलोंगेशन कब स्टार्ट होता है, इलोंगेशन तब स्टार्ट होता है जब फॉर्मल मेथियोनिन टीआरएनए इंटर कर जा रहा है पी साइड पर, जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जा रहा है, कंफर्मेशनल चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से ए साइट जो है वो ओपन हो जा रही है न्यू अमीनो एसिड टीआरएनए की बाइंडिंग के लिए। और ये जो बाइंडिंग है ये फैसिलिटेट किया जाता है इलोंगेशन फैक्टर्स द्वारा, दैट इज इलोंगेशन फैक्टर टीएफ, जिसे इलोंगेशन फैक्टर 2 भी कहते हैं, और स्मॉल जीटीपीज के हेल्प से। अब ये जो पी साइट है इसके पास पेप्टाइड चेन जो है वो प्रेजेंट है प्रोटीन्स की, और ये इनकोड हो रहा है, और जो पी साइट रह रहा है वो जो है नेक्स्ट अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए प्रेजेंट है, वो खाली हो गया है कि नेक्स्ट जो पेप्टाइड टीआरएनए है वो आए अमीनो एसिड को लेकर के, और फिर जो है इनके बीच में, पहले वाले के बीच में और जो अभी आया है उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन सके। तो ये सारी प्रोसेस जो है हम आपको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, इस वजह से इसको जो है जल्दी जल्दी हम आपको समझा दे रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इसे आप नोट कर लीजिए।
बॉन्ड जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है। पेप्टाइड बॉन्ड अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड रहता है टीआरएनए के पी साइड पर। और ये जो है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड जो है जब ये कनेक्टेड है टीआरएनए पे और जो पी साइड पे जो प्रेजेंट था, अब इससे क्या हो रहा है, ये डिटैच हो रहा है वहां से और टीआरएनए से डिटैच हो रहा है पी साइड पे। और अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है बिटवीन द लास्ट अमीनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड एंड द अमीनो एसिड that is still attached to the tRNA at the A site। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि किसके द्वारा कैटेलाइज की जाती है, ये कैटेलाइज की जाती है राइबोजाइम द्वारा। और ये राइबोजाइम कौन सा है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज है। अब क्या हुआ है कि ए साइट जो है वहां पे न्यूली फॉर्म पेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट है और जो पी साइट है वो अनलोडेड टीआरएनए से, मतलब पी साइड पे जो टीआरएनए है वो अनलोडेड है, मतलब टीआरएनए के पास कोई भी अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो था इलोंगेशन का प्रोसेस था। अब ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होते जाएगी, ठीक है, नए नए अमीनो एसिड जो है वो आते जाएंगे। ट्रांसलोकेशन की जो साइट है वो, ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है वो होता रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहेगा तब तक जब तक कि जो ये एमआरएनए है वो ट्रांसलोकेट होता जा रहा है। और जब इसके पास स्टॉप कोडॉन के पास ये एमआरएनए के राइबोसोम आता है तब क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये तो स्टॉप कोडॉन है, मतलब ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है तब होता है। तो टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन लास्ट फेज होता है ट्रांसलेशन का। टर्मिनेशन जो है तब होता है जब 3 टर्मिनल कोडॉन्स जो है वो प्रेजेंट हो गए हैं ए साइट पर। मतलब क्या है कि 3 जो टर्मिनेशन कोडॉन्स हैं वो होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन कहते हैं। तो मतलब ये जो 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं उनमें से अगर कोई एक स्टॉप कोडॉन आ गया है तब ये जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है वो होती है। और ए साइट पे अगर जो राइबोसोम है वो मूव हो रहा है और ए साइट पे जब राइबोसोम इस चीज को देखता है कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया है, कौन सा स्टॉप कोडॉन, 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, उनमें से अगर कोई भी एक स्टॉप कोडॉन अगर आ गया है तब ये प्रोसेस जो है वो हॉल्ट हो जाता है। जिसमें होता क्या है कि ये जो कोडॉन्स है ये, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी टीआरएनए द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं प्रोटीन्स द्वारा, जिन्हें क्या कहते हैं, रिलीज फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज नहीं किए जा रहे हैं किसके द्वारा, टीआरएनए द्वारा, और ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं फैक्टर्स द्वारा। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, रिलीज फैक्टर्स होते हैं। और रिलीज फैक्टर्स होते क्या है, रिलीज फैक्टर एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं जो कि टर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इन स्टॉप कोडॉन्स को, इन्हीं को कहते हैं रिलीज फैक्टर्स। और इनके अगर बात की जाए नाम की तो नेमली RF1, जो कि किस चीज में हेल्पफुल होता है, RF1 जो है वो 2 स्टॉप कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होता है, दैट इज UAA और UAG स्टॉप कोडॉन। तो मतलब अगर स्टॉप कोडॉन UAA है या फिर स्टॉप कोडॉन UAG जो है वो है तो उसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा, RF1 रिकॉग्नाइज करेगा। और दूसरा एक और जो है रिलीज फैक्टर है जो कि रिकॉग्निशन में हेल्पफुल होता है, वो होता है RF2। ये क्या करता है, ये रिकॉग्निशन में हेल्पफुल होता है UAA एंड UGA के लिए, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो UAA है ना, ये ऐसा स्टॉप कोडॉन है जो कि दोनों ही रिलीज फैक्टर्स द्वारा प्रोकैरियोट्स में रिकॉग्नाइज हो सकता है, रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2 द्वारा। लेकिन अगर ये इसकी बात की जाए UAG स्टॉप कोडॉन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ RF1 द्वारा रिकॉग्नाइज होता है और RF जो 2 है
वो किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, वो यूजीए को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब अगर यूजीए है तो ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज हो पाएगा आरएफ सेकेंड रिलीजिंग फैक्टर द्वारा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ही ऐसा होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में एक ही रिलीज फैक्टर होता है जो कि तीनों ही स्टॉप कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होता है। वो रिलीज फैक्टर कौन सा होता है, जल्दी से आप बताइए, क्योंकि हम पूरा ट्रांसलेशन जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स उसको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए अब। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि प्रोकैरियोट्स के अंदर दो तरह के जो रिलीज फैक्टर्स हैं वो होते हैं, दैट इज आरएफ1 जो कि रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होता है यूएए एंड यूएजी स्टॉप कोडॉन के, और सेकंड है आरएफ सेकंड जो कि आरएफ2 जो कि यूएए और यूजीए स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रिगर करते हैं हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस को। ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं ईस्टर बॉन्ड का जो कि पेप्टाइडल टीआरएनए के बीच में और पेप्टाइडल टीआरएनए के बीच में जो है प्रेजेंस है। और इसके वजह से होता क्या है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है वो अलग हो जाती है, मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन हम तक बना है ना वो अलग हो जाता है। ठीक है, अब एक और फैक्टर होता है जो कि कहलाता है आरएफ3। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये कैटालाइसिस कराता है और हेल्पफुल होता है आरएफ1 को और आरएफ2 को, ताकि वो जो टर्मिनेशन प्रोसेस है उससे क्या हो सके, रिलीज हो सके। मतलब आरएफ1 आया, आरएफ2 आया, ये जिस भी स्पेसिफिक स्टॉप कोडॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिकॉग्निशन के लिए उसे रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन खुद से अलग नहीं होता है, वहीं पे जाकर के चिपक जाता है, वहीं पे जाकर बाइंड हो जाता है। तब बेचारा एक और फैक्टर आता है दैट इज आरएफ3, वो इस प्रोसेस को कैटेलाइज कराता है। ठीक है, टर्मिनेशन में हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है कि आरएफ1 और आरएफ2 जो कि वहां पे जाके चिपक गए, ठीक है, उनको रिलीज करने का काम करता है कि भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ से अलग हो जाओ। तो आरएफ3 का काम क्या है, कैटालाइसिस करा रहा है, साथ में ये आरएफ1 और आरएफ2 को रिलीज कर रहा है और ये खुद भी रिलीज हो जाता है उस कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, चलिए उस कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं, कॉम्प्लेक्स से। तो ये चीजें जो है हम लोग पढ़ लिए हैं, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। तो टर्मिनेशन है क्या, टर्मिनेशन लास्ट फेज है। टर्मिनेशन जो है वो जब भी ए साइड पर तीन कोडॉन में से एक कोडॉन आ जाता है तब होता है, और ये कोडॉन जो है वो किसी भी टीआरएनए द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते, इस वजह से इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रोटीन्स द्वारा जो कि आरएफ रिलीज फैक्टर्स कहलाते हैं। आरएफ1 जो है वो यूएए एंड यूजीएजी स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। आरएफ सेकंड जो है आरएफ2 वो रिकॉग्नाइज करता है यूएए एंड यूजीए स्टॉप कोडॉन को। ये फैक्टर्स जो है हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और जो चेन है उसे अलग करने का काम करते हैं। और एक और फैक्टर है आरएफ3 जो कि इन दोनों फैक्टर्स को उस कॉम्प्लेक्स से अलग होने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये ओवरऑल जो है प्रोसेस है किस तरह से जो ट्रांसलेशन है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो होती है उसके लिए। तो ये जो है एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए है और इस पे जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स है, इसमें किस तरह से टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये देखिए ये एमआरएनए है जिसमें राइबोसोम्स की स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स जो है वो है, इस पे ईपीए साइट्स है। तो अभी तक जो है चेन इलोंगेट हो रहा था, लेकिन जब भी कभी स्टॉप कोडॉन आ गया है ए साइट पर, चाहे वो यूएजी है या यूएए है या फिर यूजीए है, तो रिलीज फैक्टर आते हैं, वो आते हैं आकर के बाइंड हो जाते हैं। और ये फैक्टर्स कौन से हैं, जिस तरह का स्टॉप कोडॉन होगा उस तरह से आरएफ1 या आरएफ2 आएगा। और इसको रिलीज करने के लिए एक और फैक्टर आता है जो कि है रिलीज फैक्टर थर्ड। और फिर जब क्या होता है टर्मिनेशन की प्रोसेस हो गई तो मतलब
जो चेन है mRNA की वो अलग हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगा, दोनों सब यूनिट अलग हो जाएंगे और रिलीज फैक्टर्स भी अलग हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो है ये डायग्राम था टर्मिनेशन का। और ये आपका होमवर्क है कि डायग्राम आप इसमें ड्रॉ करेंगे और ऐड करेंगे। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं तो अपना जो भी पीडीएफ है जिसमें आप कन्वर्ट करके रखते हैं या फिर जो स्क्रीनशॉट है जिसमें आप सारे नोट्स रखे हुए हैं उसमें आप ऐड करेंगे दो डायग्राम को, दैट इज इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स, किसका इनिशिएशन करना है, ट्रांसलेशन का, और दूसरा है इलॉन्गेशन का प्रोसेस प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का। तो ये जो डायग्राम है इसे आपको खुद से सर्च करना है और ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अंदर हम लोग इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं, उनमें से सेलेक्ट करके कुछ क्वेश्चन जो है इसमें डाले गए हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया है, आपको हेल्पफुल लगा है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोत्सव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिवीजन वीडियो, ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।